हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई शुरुआत, एक नई क्लास लेकर आ जाए हम। जैसा कि अभी तक आप प्रैक्टिस कर रहे थे ग्राफ की पेट एग्ज़ाम के लिए, और पेट एग्ज़ाम का सभी का संपन्न हुआ। तो उसके बाद आगे नए कुछ एग्ज़ाम लगे हैं, जैसे एसएससी जीडी का, एसएससी सीजीएल का, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स आगे लगे हुए हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक नई क्लास, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल में कि रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो रही है। और ये क्लास आपको बड़े ही उच्च लेवल यानी बेहतरीन कंटेंट के साथ क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लगातार ऐसे ही अब आपको क्वेश्चंस रीजनिंग की प्रैक्टिस लगातार यहाँ आपको मिलने वाली है। तो यहाँ अधिक से अधिक आपको लोगों को साथ जोड़ना होगा, जिससे वो अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो इसके लिए आज पहली क्लास, जो कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम आए हैं। और अगर आपने रीजनिंग एक बार कंप्लीट कर ली है, या आपका एग्ज़ाम रिसेंट में लगा है कोई भी, तो उसके लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और यहाँ से लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठें और विद इन टाइम कोशिश करें, जो स्क्रीन पर आपको सवाल दिखे उसे लगाने की कोशिश करें। ओके, तो चलते हैं और आज इसकी शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और आपका प्यार अगर मिलता रहा बराबर, तो आपको कंटिन्यू क्लासें ऐसे मिलती रहेंगी और बेहतरीन हेल्पफुल करेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए क्लासें। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू यहाँ बने रहना है। ओके, चलिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए होने वाला सेशन, और एसएससी सीजीएल या 10+2 और एमटीएस के लिए जितने भी एग्ज़ाम आपके एसएससी के थ्रू लगें, उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एक क्लास हम लेकर आए हैं। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने पहले रीजनिंग पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है यहाँ से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन यहाँ हम कराने वाले हैं वो शायद आपने कहीं और नहीं किए होंगे। ओके, तो चलिए और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं कि दिए गए शब्द यूनिवर्सिटी के पहले, पाँचवें, छठे और नौवें वर्ण से निर्मित अर्थपूर्ण शब्द में दाएं छोर से तीसरा वर्ण कौन सा है। यदि एक से अधिक वर्ण निर्मित किए जा सकते हैं तो अपने उत्तर के रूप में जेड का चयन करना है। इन्होंने बताया दिए गए शब्द यूनिवर्सिटी के पहले। चलिए, इन्होंने जिस जिस शब्द की बात की है उनकी हम यहाँ पर लेते हो ऐसे ऐसे शब्दों को जिनका इन्होंने जिक्र किया है। ओके, चलिए तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में इन्होंने पहले, पाँचवें, तो पहले का मतलब यू आपका, उसके बाद पाँचवा तो 2, 3, 4, 5 यानी ई, और उसके बाद पहला अक्षर आपका यू हो जाएगा, पाँचवा अक्षर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, छठवें अक्षर यानी आर की बात कर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि नौवें अक्षर, तो 6, 7, 8, 9 यानी टी की बात की जा रही है कि आपका नौवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, टी, और छठवां अक्षर आर हो जाएगा। तो इनके द्वारा इन्होंने कहा कि अर्थपूर्ण शब्द, यानी अर्थपूर्ण का मतलब ऐसे इन शब्दों को मिला करके अगर कोई मीनिंग वर्ड बन रहा है तो आपको उत्तर जो देना है। इन्होंने कहा अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो दाएं छोर से तीसरा वर्ण कौन सा है। अगर अर्थपूर्ण कोई शब्द बनता है तो आपको आंसर क्या देना, दाएं छोर से तीसरा वर्ड बताना है, आपको वर्ण बताना है। और अगर एक से अधिक बनते हैं तो आपको उत्तर क्या देना होगा, तो आपको उत्तर जेड देना होगा। ऐसे सवालों में बच्चा जल्दबाजी में आकर के, अब इसके लिए तो पहले आपको बेसिक मीनिंग आनी चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो, क्योंकि इन्होंने अर्थपूर्ण शब्द की बात की है तो मीनिंग बिना आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो आप देखें कि यू, ई, आर और टी के द्वारा कौन सा शब्द बन सकता है। तो यू, ई, आर और टी के द्वारा एकमात्र शब्द बनाया जा सकता है जो आपका हो जाएगा ट्रू। कौन सा शब्द हो जाएगा, ट्रू शब्द हो जाएगा। इसके मीन्स क्या होता है, सही, ट्रू मीन्स। तो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, इसके अलावा कोई और अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन सकता। तो इन्होंने कहा जो भी शब्द है उसमें आपसे कहा कि दाएं छोर से जो तीसरा अक्षर है, दाएं छोर से कौन सा, तीसरा अक्षर, ट्रू में जो दाएं छोर से तीसरा अक्षर है तो 1, 2 और 3
यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा दाएं छोर से तीसरे अक्षर की अगर बात की जाए तो। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? आसान है या नहीं? अगर नहीं है तो उसको आसान बनाया जाएगा, लेकिन आप भी पेन और कॉपी लेकर के हमारे साथ पहले लगाने की कोशिश करें जैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चनों की और भी आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन में इन्होंने कहा पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ अ वोमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज़ द वोमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। अब आप इसको पढ़िए कि ये कहना क्या चाहता है। अगर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ रखा है तो बहुत आसान होगा आपके लिए, आप प्रयास कर सकते हैं इसको लगाने का। ओके, चलिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप प्रयास कर सकते हैं इसको 10 सेकंड में लगाने के लिए। तो जैसा कि आपने पेट के एग्ज़ाम में जो ग्राफ आपने लगाए हैं वैसे ही ग्राफ आपको एग्ज़ाम में मिले हैं, तो इसलिए जिस तरह का प्यार आपका मिल रहा है इसको ध्यान में रखते हुए ये एक प्रैक्टिस सेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन आए, मैथ की प्रैक्टिस भी कराई जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका CGL का लगा हुआ दिसंबर में, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेशन की कोशिश करेंगे कि हम कुछ समय निकालें और प्रैक्टिस आपको मैथ्स की भी कराई जाए। ओके, चलिए आ गया होगा आंसर काफ़ी लोगों का। देखते हैं क्या कहा इन्होंने कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा है। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, चलिए हम मैन को यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसके द्वारा, एक वर्ग के द्वारा, और एक महिला को, वोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल के द्वारा। इससे आप पता कर पाएंगे कि मैन कौन है और वोमेन कौन है। ओके, चलिए इन्होंने कहा एक आदमी में एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला है कोई, और ये तस्वीर में इशारा करते हुए एक व्यक्ति को कह रही है। ये है आपकी तस्वीर, ये है आपकी इमेज। इसमें इशारा करते हुए क्या कह रही कि उसके भाई का पिता, इस आदमी के भाई, अब इस आदमी के भाई के पिता की बात करो या इस आदमी के पिता की बात करो, भाई का पिता अर्थात उसका पिता, तो इस आदमी का उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। इसके भाई का पिता मतलब इन दोनों का पिता, इसकी बात की जा रही है। और इसकी बात इन्होंने अब अपने आप से की, कहा कि उनके भाई का जो पिता है अर्थात उस लड़के का पिता, वो मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो इनके दादा कौन होंगे, लड़की के दादा कौन होंगे, तो इनके पिताजी होंगे और पिताजी के पिताजी होंगे, ये हुए दादा। और दादा का इकलौता बेटा है, तो इकलौता बेटा कौन हुआ, पिताजी। इकलौता बेटा कौन बनेगा, पिताजी। तो इन्होंने इसी के बारे में जिक्र किया है कि ये जो इनके तस्वीर है, इस व्यक्ति के भाई का जो पिता है वो मेरे दादाजी के इकलौता बेटा है। तो दादाजी का इकलौता बेटा अर्थात इस लड़की का पिता होगा। तो ये अंतिम फिगर और इसका अंतिम फिगर, ये दोनों सेम हुए। और अगर ये सेम हुए तो आप बताओ इस लड़की का इससे क्या संबंध है। तो आप देख पा रहे हैं इस लड़की का इससे क्या संबंध है, इस व्यक्ति से। यही है आपके दादाजी जो यहाँ बता रहे हैं, इनके दादाजी। और दादाजी के लड़के हैं अकेले, तो इनके पिता हो जाएंगे। महिला का तस्वीर वाले पुरुष से, तो अगर आप पुरुष से पूछते हैं तो पुरुष से कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे इनकी बेटी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने कहा था तस्वीर से, एक मिनट रुक जाइए, इन्होंने कहा था किससे, तस्वीर से पूछा है। तो आप बताइए अगर ये हैं तो इनके बगल में ये दोनों व्यक्ति आ जाएंगे। ये अगर बगल में आ जाएं तो ये तस्वीर वाला व्यक्ति है, तो तस्वीर वाला व्यक्ति इनका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और अर्थात ये महिला जो है तस्वीर जिन्होंने बात की थी, ये इनकी कौन हो जाएगी, बहन। तो इन्होंने कहा महिला का तस्वीर वाले पुरुष से, तो तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहन का आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि कहाँ से किसके बारे में पूछा है। तो इनके दादाजी के बारे में नहीं कहा था, इनके पिताजी के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने उस तस्वीर वाले व्यक्ति के बारे में कहा। अर्थात इनके जो तस्वीर वाले व्यक्ति के पिता हैं वो इनके लड़की के भी पिता हैं, और इसके पिता और इन दोनों के पिता, अर्थात ये दोनों क्या हो गए, तो भाई और बहन हो गए, यानी लड़की इसकी बहन होगी। ओके,
तो आपको इनकी प्रैक्टिस लगातार ऐसे करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रही बात है आपको? मज़ा आ रहा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक बेहतरीन डाइस का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, तो आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप प्रयास कर सकते हैं इस सवाल को लगाने का। ओके, चलिए कोशिश करिए कि आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए तो आपका टाइम समाप्त हुआ और अब देखें इन्होंने कहा क्या है इस क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है कि इट 1 इज एडजेसेंट टू 4 and 6, then which of the following statements is necessarily true। यदि एक संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा 100% सत्य है, उसकी बात ये कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो अब आप ध्यान दें कि कैसे इस सवाल को बनाना। इन्होंने एक डाइस की बात की है और कहा कि संख्या 1 से सटे हुए नंबर कौन से। चलिए पहले हम डाइस बना लेते हैं। चलिए इन्होंने डाइस में कहा है कि एक संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ। अगर एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं तो ये 2, 4 और 6 यानी इसके अगल बगल जो नंबर हैं, इनके अगल बगल जो नंबर हैं वो 2 हैं, 4 हैं या 6 हैं, सटे हुए इनसे। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा। अब आप खुद ये बताइए कि अगर 2, 4 और 6 यानी 3 नंबर अगर आपके यहाँ हो जाएंगे तो एक स्थान तो खाली रहेगा साइड में जो एडजेसेंट है यानी जो सटा हुआ है। अब आगे कह रहे हैं कि क्या 2 और 6, 2 6 के विपरीत होगा। अब आप खुद बताइए अगर कोई नंबर एकदम सटे हुए हैं तो कभी विपरीत, हाँ अगर यहाँ 2 हो जाए और नीचे 6 हो जाए तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, विपरीत। लेकिन ऐसी सिर्फ पॉसिबिलिटी है, ऐसी सिर्फ क्या है, पॉसिबिलिटी, ना कि आप एकदम ट्रू है 100%। ऐसी संभावना हो सकता है 6 यहाँ पर हो आपका, तो आप ये बात पूर्णतया सत्य नहीं कह सकते। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 और 6 के विपरीत एक दूसरे के हो जाएं, लेकिन 100% सत्य ये बात नहीं है। इसलिए अभी आप क्या कहेंगे, ये गलत है। ओके, अभी ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत, क्योंकि 2, 6 और 4 जो हैं वो एडजेसेंट है। तो 2, 6 के विपरीत भी हो सकता है और बगल में भी हो सकता है। तो आप 100% इस बात से नहीं ट्रू कर सकते कि एकदम सत्य है। चलिए दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। इन्होंने कहा 1 3 से सटा हुआ है। अब आप बताइए क्या 1 3 से सटा हुआ हो सकता है। अब इन्होंने 2, 4, 6 की बात की। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 1 3 से क्या हो सकता है, सटा हुआ भी हो सकता है। 1 3 से क्या हो जाए, सटा हुआ भी हो सकता है। अब आप देखें ज़रा कि 1 3 से सटा हुआ, एक सेकंड, 1 3 से इन्होंने बताया है सटा हुआ। अगर एक यहाँ पर है तो हो सकता है कि 3 जो एक स्थान खाली है बगल में आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि 3 आपका कहाँ चला जाए, अपोजिट में चला जाए, विपरीत में चला जाए। तो आप इस बात से भी पूरी तरह ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह सत्य, यानी 3 अपोजिट में भी जा सकता है और इसके बगल में यानी सटा हुआ भी हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है। तो ये भी ऐसी क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है। इसलिए अभी ये क्या है, गलत। लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगले में कहा 3 5 से सटा हुआ है। अब आप बताएं कि अगर 2, 4 और 6 आपके साइड में हैं, सटे हुए एक से हैं, तो बगल में क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे बगल में क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बगल में क्या हो सकता है, 3। अगर 3 यहाँ हुआ तो फिर 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि अगर 5 पीछे भी है तो भी 3 के एडजेसेंट है, 3 से सटा हुआ। और अगर 5 यहाँ पर है और 3 पीछे है तो भी 5 और 3 क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। कहने का मतलब 5 और 3 कहीं भी आप रखिए लेकिन वो सटे हुए ही हमेशा मिलेंगे, क्योंकि 3 या 5 के होने की यही जगह, क्योंकि एक तो विपरीत में होगा और इन चारों में से एक जगह 5 होगा। तो आपके एडजेसेंट 5 और 3 100% ये बात सही जाएगी कि सही हो सकता है।
आगे इन्होंने कहा 3 5 के विपरीत, 3 5 के विपरीत किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते, क्योंकि 3 या तो बगल में यहाँ हो सकता है या पीछे हो सकता है, तो एडजेसेंट हो सकते हैं लेकिन कभी विपरीत नहीं हो सकते। तो बताइए सवाल कैसा लगा, क्या समझ में आया पूरी तरह, कोई दिक्कत इसमें? बस इस चीज़ को, ऐसे सवालों को करने की ज़रूरत है, ना कि आप हमेशा विपरीत निकालते रहें वो नॉर्मल से सवाल, तो उनसे नहीं। अब एक नए तरीके से सवाल बनाए जाते हैं, नई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उन भाषाओं को समझना है। ऑप्शन बड़े बेहतरीन लेवल के रखे जाते हैं, तो अगर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आज TCS पूछ रहा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप अधिक से अधिक इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ते रहें और हमें पढ़ाने में अधिक से अधिक मज़ा आए। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन जो कि आप कोडिंग डिकोडिंग का देख पा रहे हैं, इन्होंने कहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेक को DSEZI लिखा गया है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो आपके इसके सभी प्लेस यानी कोड याद होने चाहिए। अब आप बताएं ब्रेक किसकी बात इन्होंने की है, ब्रेक की बात की है। तो अगर कोड की बात करें तो B कितने स्थान पे होता, 2, R 18, E 5, 1 और 11। इसको लिखा गया इन्होंने DSEZ और I। अब आप बताएं D का 4, S का 19 हो जाएगा, E का 5, Z का 26 और इसका हो जाएगा 9। अब आप देखिए किस तरह से इन्होंने कोड करके इसको लिखा है। तो सबसे पहले तो 2 से कितना हुआ, 4 यानी +2 हुआ है। इसके बाद 18 से कितना हुआ, 19 प्लस का 1 हुआ है। इसके बाद ई में कोई परिवर्तन यानी मध्य वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद देखें 1 से कहाँ हुआ है, तो 26। आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि 27 है, ज़रूरत पड़ने पर इसको क्या लिख सकते हैं, 27 से 26 हुआ है यानी -1 हुआ है। और 11 से कितना हुआ है, 9 हुआ है, तो माइनस का कितना हुआ, 2। यानी सबसे पहले 2 और 1 में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई, 2 और 1 की वृद्धि। 1 मिनट, आप एक इसे हम फिर से बना लेते हैं। चलिए देखें इसे कि इसमें इन्होंने 2, 18, E 1 और 11। अगर डी की बात करें तो D S E Z और क्या है I, यानी 4, 19, 5 और ये 26 और 1 कितना है, तो आप कहेंगे ये 9। तो यहाँ से कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 2 बढ़ा। फिर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। इसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यहाँ 27 से कितना हुआ, तो 27 से 26 -1 और फिर यानी एक तरफ 1 और 2 की वृद्धि हुई है मध्य वाले के, और दूसरी तरफ 1 और 2 की कमी हुई। तो वैसे ही आपको करना है लीवर में। इन्होंने यही बताया कि लीवर क्या होगा। तो आप देखें L का 12, I का 9 हो जाएगा। I का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे I का 9 हो जाएगा। इसके बाद V का कितना हो जाएगा, 22, E का आपका 5 हो जाएगा और R का 18। तो पहले आपको V में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है मध्य वाले में, लेकिन इधर आपको 1 बढ़ाना है। तो I से अगर 9 से 1 बढ़ाएंगे तो 10 यानी J हो जाएगा। 12 में कितना बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे तो 14 यानी N हो जाएगा। आपको ऐसे पूरा नहीं करना है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं। जब आप वहाँ करें पेपर में तो तेज़ी से करना है। और इधर पीछे -1 और -2 करना है। तो 5 से अगर 1 घटाएंगे तो 4 यानी D, और 18 से आप अगर 2 घटाएंगे तो 16 यानी P आ जाएगी। N J V D और P यानी ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा सेशन में? चलिए आगे चलते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है ये भी आप देख लीजिए। कोड पे आधारित क्वेश्चन, बेहतरीन लेवल का सवाल है। इन्होंने क्या किया इस सवाल में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे सवाल अब इस समय बैंक हो या SSC लगातार पूछता आ रहा। F का कोड अगर बात करें तो 6 होता है। F के कोड की अगर बात करें तो कितना होता है, 6 होता है। हम पेन बदल लेते हैं पहले। F का कोड कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 होता है। K का कोड कितना, 11। इसके बाद U का 21 होता है।
1 होता है, उसके बाद 3 3 और 9 हो जाएगा। अब आप ये देखें कि 6, 1 सेकेंड, 6 11 21 1 3 3 और 9 लिखा गया है, लेकिन इसका कोड कितना है 7 13, इसके बाद 24, उसके बाद 1 को इन्होंने क्या लिखा 13 है, 13 को इन्होंने क्या लिखा है 24 के बाद 5, इसके बाद नहीं 1 है, ए का कोड 1 है, उसके बाद ए को इन्होंने 5, उसके बाद 3 को क्या लिखा है 8, फिर 3 को 9 और फिर 16। आप ये देख पा रहे हैं कि पहले 1 की वृद्धि हो रही, फिर 2 की वृद्धि हो रही, फिर 21 3 की वृद्धि हो रही, फिर यहाँ पर 1 से 4 की वृद्धि हो रही, 3 से 8 यानी 5, फिर 6, यानी लगातार इन्होंने इंक्रीज़ किया है इस सवाल में। तो आप भी वही करिए। आप देखिए डोनेटेड का, किसका इन्होंने बात की है डोनेटेड की बात की है, तो ये 4 है, ये 15 है, ये 14, 1 20, उसके बाद 5 और 4। तो पहले आप 1 वृद्धि करेंगे यानी ई, उसके बाद 2 बढ़ाएंगे 17 यानी क्यू। इन्होंने कोड ही लिखने की बात की है, अर्थात आपको अल्फ़ाबेट नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है कोड लिखना है। क्या लिखना है कोड लिखना है। तो आप देखें 4 में 1 वृद्धि होगी 5, फिर 17, फिर 14 3 17, यानी यहीं से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या गया है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल करना है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको पता है कि हम पेयर बना कर क्वेश्चन करते हैं। जब भी सवाल ऐसा मिलता है तो हम लोग ऐसे सवालों को पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं पेयर बना के सॉल्व करते हैं। तो आप देखें पहले टोटल नंबर काउंट कर लें कि इन्होंने क्या कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 हैं तो 4 4, 12 में 3 का, ये 4 4 के पेयर आप हमेशा बनाते। तो हम देखते हैं 4 का बना के 1 2 3 4 का पेयर हम बनाते हैं। कितने कितने का 4 का पेयर बनाते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हम यहाँ लिख देते हैं साफ साफ डी खाली स्थान, बी ए फिर स्पेस सी ए सी बी और आगे स्पेस। तो कितने कितने के पेयर बना लेते हैं 4 4 के। अब आप देखें, अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो चौथा अल्फ़ाबेट वो यहाँ भी चौथा अल्फ़ाबेट, यानी यहाँ पर भी क्या होगा चौथा अल्फ़ाबेट ए होगा। इसके बाद आप देखो बी है तीसरा अल्फ़ाबेट, यहाँ भी बी तीसरा, तो यहाँ भी बी क्या हो जाएगा तीसरा अल्फ़ाबेट। अब आप देखो पहला डी है, यहाँ भी दूसरा सी है, यहाँ भी दूसरा सी है, यहाँ भी दूसरा क्या हो जाएगा सी। पहला आपका क्या हो जाएगा डी, यहाँ भी क्या हो जाएगा डी, यानी हमने जो फिल किया है वो सी, उसके बाद डी, उसके बाद यहाँ फिल किया गया है डी, यहाँ पे बी, ये फिल हुआ है बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, यानी सी डी बी डी ए, सी डी बी डी ए, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही। चलिए तो बस ऐसे ही आप लगातार इस चैनल पर बने रहें। आयुष मैथ्स पर आपको और भी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी, रीजनिंग के साथ साथ आपकी मैथ्स, जिसके लिए आप यहाँ आते हैं। और मैथ्स आपको अगर कुछ चैप्टरों के रिवीजन करना है जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ परसेंटेज के आपके और भी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर सीरीज का, इसमें क्या कहा गया आपको पता, नंबर सीरीज हम लोग मैक्सिमम करते हैं तो या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके या फिर स्टेप वाइज आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या करना, यही चीज़ देखना, इस सवाल को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 13, 11, 19, 53 और 27, 207 और 1029 ये कहा गया। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है इसमें। अगर मल्टीप्लाई की बात करें हम, तो मल्टीप्लाई कितने से हो रहा, तो हम कहेंगे अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें 13, 1 मल्टीप्लाई और माइनस क्या कर दें 2, इधर देखो ज़रा मल्टीप्लाई 2 और माइनस कितना है 3, इसके बाद 19 3 57 यानी 3 से मल्टीप्लाई
और कितना माइनस। यहाँ से बात पकड़ में आती है कि 1 से मल्टीप्लाई 2 से, यानी क्रमागत संख्याएं हो रही हैं और घटा भी रहे हैं, 2 3 4 आगे 5, यानी 4 से मल्टीप्लाई और माइनस कितना हो जाएगा 5, आगे फिर 5 से मल्टीप्लाई और माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी 1029 में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे आगे, तो आप कहेंगे इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे 6 से और माइनस कितना हो जाएगा 7। तो आप गुणा करें, 9 6 54, 6 दूनी 12, 5 17 और 6 कम 6, माइनस कितना 7, 14 से 7 घटाइए 7, 74 से 7 घट जाएगा 67, यानी 67 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर है। क्लियर है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन स्टेप वाइज में मिले कि नंबर सीरीज के, तो आप कोशिश करें प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके या स्टेप वाइज करना है, इसमें सारे क्वेश्चन आपके लग जाते हैं। ओके, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं आज का। अंतिम सवाल क्या होगा, ये आ गया आपका सिलॉक्स क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि ऑल टीज आर कॉफ़ीज़, सम ड्रिंक्स आर टीज, ऑल ड्रिंक्स आर कोल्ड। सभी की सभी चाय क्या हैं। कई तरह से आप लोग इसको पढ़ते हैं, कई तरीके से लगाते हैं, 50 एंड 100 के मेथड से भी लगाते हैं, या फिर वेन डायग्राम के मेथड से। तो वेन डायग्राम के मेथड से हम पढ़ाते हैं ऑल टीज आर कॉफ़ीज़, यानी सभी की सभी चाय क्या हैं। सभी की सभी चाय जो हैं वो कॉफ़ी हैं। सभी की सभी चाय क्या हैं, कॉफ़ी हैं। और कुछ ड्रिंक क्या हैं, चाय है। ड्रिंक का कुछ हिस्सा क्या है, चाय। और आगे कहा सभी ड्रिंक क्या हैं, कोल्ड हैं। जितनी भी ड्रिंक हैं वो क्या हैं, कोल्ड, इन्होंने बताया है कोल्ड। ओके, तो अब आप देखें कि सभी ड्रिंक कोल्ड है। कम से कम कुछ ड्रिंक का, कम से कम का कोई मतलब यहाँ है नहीं, कुछ ड्रिंक कॉफ़ी हैं। कम से कम का भी मतलब वही हुआ कि कुछ ड्रिंक क्या है, कॉफ़ी। क्या कुछ ड्रिंक आपकी कॉफ़ी हैं? तो आप देखें यहाँ कि क्या कुछ ड्रिंक आपकी यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी है। ये आपका कॉफ़ी है, ये ड्रिंक है आपकी, ये ड्रिंक। इन्होंने कहा कि कुछ ड्रिंक क्या है आपकी, कॉफ़ी है। तो अगर आपकी सभी की सभी ये ड्रिंक कॉफ़ी हैं तो उनमें कुछ भी होगा। ये कह रहे हैं कम से कम कुछ ड्रिंक कॉफ़ी हैं, तो कम से कम क्या, इन्होंने तो सभी के सभी ड्रिंक क्या हो गई, कॉफ़ी हो गई हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत। इन्होंने कहा कम से कम कुछ होनी चाहिए, कम से कम कुछ नहीं। यहाँ तो क्या है, सभी के सभी कॉफ़ी, सभी के सभी ड्रिंक क्या है, कॉफ़ी हैं। और दूसरे में कहा कुछ चाय कोल्ड नहीं है। कुछ चाय क्या नहीं है, कुछ चाय आपकी कोल्ड नहीं है। ये तो पूरी तरह, इन्होंने एक चीज़ ध्यान देना, 1 मिनट रुक जाइए। ये क्वेश्चन आपका पहला जो है, इसको एक बार फिर देखते हैं इन्होंने कौन सा बताया है। इन्होंने बताया है कि सभी चाय कॉफ़ी हैं। दूसरा कुछ ड्रिंक क्या हैं, चाय हैं। कुछ ड्रिंक क्या हैं, चाय हैं। ये ड्रिंक हैं जो कुछ चाय हैं। आगे कहा कि सभी ड्रिंक कोल्ड हैं, यानी सभी के सभी ड्रिंक क्या हैं, कोल्ड हैं। अब आप देखो कि कम से कम कुछ ड्रिंक, कम से कम का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं यहाँ। कुछ ड्रिंक कॉफ़ी, कम से कम मतलब कुछ ही होगा। कुछ ड्रिंक क्या है, कॉफ़ी। तो ड्रिंक अगर आपकी टोटल कॉफ़ी, तो अगर सभी ड्रिंक कॉफ़ी तो उसमें कुछ की अगर कोई बात करे तो वो भी क्या होंगी, काफ़ी। यानी ये आपका क्वेश्चन क्या है, सही। और दूसरे में कहा कुछ चाय कोल्ड। आपको पता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकलता है, तो नहीं वाली बात तो पूरी तरह क्या हो जाए, गलत। यानी सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फॉलो करता है, ठीक है ना। जब आपको पता है टोटल की टोटल ड्रिंक आपकी क्या है, कॉफ़ी है, टोटल ड्रिंक आपकी, तो उसमें कुछ की अगर बात करते हैं तो भी वो आपकी क्या है, कॉफ़ी। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं और फिर कल मिलेंगे। लेकिन तब तक पढ़ते रहिए ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग, अधिक से अधिक अपनी तैयारी को बेहतर करें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।